अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है रिलेशनशिप बिटवीन सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शन, यानी सेल के स्ट्रक्चर का सेल के फंक्शन के साथ क्या रिलेशन है। हमें पता है जितने भी ऑर्गेनिज़म में, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स हैं, उनकी बॉडी डिफरेंट टाइप के सेल से बनी हुई होती है और ये डिफरेंट टाइप के सेल्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और हर एक सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उस सेल का स्ट्रक्चर उसे अपने फंक्शन के लिए स्पेसिफिक करता है। यानी जितने भी डिफरेंट सेल्स होते हैं उन डिफरेंट सेल का स्ट्रक्चर स्पेसिफिक होता है जो उन्हें उनके फंक्शन के लिए स्पेसिफिक बनाता है। यानी हर एक सेल का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है और उस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की वजह से वो कोई अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर किस तरह से सेल के फंक्शन को रेगुलेट करता है, किस तरह से सेल के फंक्शन को स्पेसिफिक बनाता है। तो जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं, अगर हम उन्हें देखें तो उनकी बॉडी डिफरेंट टाइप के सेल से बनी हुई होती है। एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे हमारे अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स, जैसे कि बोन सेल्स, मसल सेल्स, ब्लड सेल्स, स्किन सेल्स, और स्किन सेल्स के अंदर भी डिफरेंट टाइप के स्किन सेल्स होते हैं। इसी तरह से ब्लड सेल्स के अंदर भी डिफरेंट टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं। प्लांट्स के अंदर भी डिफरेंट टाइप के प्लांट सेल्स होते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी डिफरेंट टाइप के सेल से बनी हुई होती है। ईच टाइप, जो हर एक सेल की टाइप होती है, वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। ईच टाइप परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शन, और जब डिफरेंट सेल्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं तो फिर बॉडी का पूरा प्रोसेस चलता है, बॉडी का पूरा निज़ाम चलता है। ईच टाइप परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन एंड ऑल कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस बिकम्स द लाइफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी इन सब सेल्स का फंक्शन, इन सब सेल्स का मिलजुल कर काम करना क्या बनाता है? एक ऑर्गेनिज़म की लाइफ बनाता है, एक ऑर्गेनिज़म के प्रोसेस को, एक ऑर्गेनिज़म की लाइफ को चलाता है। इसके बाद एक सेल ऑफ वन टाइप मे डिफर फ्रॉम दोज ऑफ अदर टाइप। एक सेल जो है वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स में डिफरेंट हो सकता है अदर टाइप ऑफ सेल से। अब वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनमें एक सेल डिफरेंट हो सकता है दूसरे सेल से, उन एस्पेक्ट्स को देखते हैं। हमने पीछे देखा था सेल्स के अंदर ऑर्गेनेलीज, सेल के स्ट्रक्चर्स, सारी चीज़ें देखी थी, ठीक है। तो उन ऑर्गेनेलीज की परसेंटेज, ठीक है। इसके बाद सेल्स का साइज़, शेप, ये सारी चीज़ें वैरी करती हैं। अभी हम वो सारी चीज़ें देखते हैं जो सेल टू सेल वैरी करती हैं। सबसे पहली चीज़ साइज़ एंड शेप, यानी जितने भी सेल्स हैं उनका साइज़, उनकी शेप बिल्कुल एक जैसी नहीं होती। कुछ छोटे सेल्स होते हैं, कुछ बड़े सेल्स होते हैं। अपने काम के हवाले से उनका साइज़ और उनका शेप होता है। जैसे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो राउंड शेप के होते हैं, और उनकी राउंड शेप क्यों होती है? ताकि वो इजीली, उनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ताकि उनके अंदर इजीली जो ग्लोब्यूलर, हीमोग्लोबिन का मतलब ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर जो होता है वो राउंड स्ट्रक्चर होता है। तो बहुत सारी हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। रेड ब्लड सेल के जो राउंड शेप होती है वो इस वजह से होती है ताकि इजीली उसके अंदर राउंड हीमोग्लोबिन रह सके, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स आर राउंड टू एकोमोडेट ग्लोब्यूलर हीमोग्लोबिन। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स, वो लॉन्ग होते हैं और इनका काम होता है मैसेज को कंडक्ट करना। जो हमारे सेंसरी सेल्स होते हैं उनसे मैसेज को लेके जाते हैं ये ब्रेन की तरफ। तो इनकी जो लॉन्ग नेचर होती है, इनका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इनका ये लॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से इजीली ये मैसेज को, नर्व इम्पल्स को, उस मैसेज को हम क्या कहते हैं? नर्व इम्पल्स। ये इजीली नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स टू ब्रेन, या फिर फ्रॉम ब्रेन टू अदर ऑर्गन्स, इफेक्टर्स। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, प्लांट्स के अंदर जाइलम सेल्स होते हैं, वो ट्यूब लाइक होते हैं, और जाइलम सेल का काम क्या होता है? वाटर को कंडक्ट करना। तो इनकी ये जो ट्यूब लाइक नेचर होती है, इस वजह से इजीली ये कंडक्ट करते हैं वाटर को फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट।
इसके बाद इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, ना सिर्फ इनका काम वाटर को कंडक्ट करना होता है, कंडक्शन में होता है, बल्कि इनकी थिक वॉल की वजह से ये सपोर्ट में भी इनका रोल होता है। प्लांट को ये सपोर्ट भी देते हैं, सहारा भी देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी बेस पे सेल डिफ़र हो सकते हैं, सेल वेरी कर सकते हैं, वो है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो का मतलब ये है, सरफेस एरिया मतलब एक सेल का साइज़, उसका सरफेस एरिया कितना है, और वॉल्यूम मतलब उसके अंदर क्या कुछ प्रेजेंट है, उसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो भी कुछ सेल्स की ज़्यादा होता है सरफेस एरिया, कुछ सेल्स का सरफेस एरिया कम होता है। और जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के अंदर देखें, जो रूट हेयर सेल्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। उनका सरफेस एरिया क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि रूट्स का काम होता है, रूट हेयर्स का काम होता है वाटर और मिनरल्स वगैरह को सॉइल से एब्जॉर्ब करना। अब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, वाटर को और साल्ट्स को ये रूट हेयर्स एब्जॉर्ब करेंगे। तो इस तरह से सेल्स सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो में भी वेरी करते हैं। कुछ सेल्स का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो ज़्यादा होता है, कुछ का कम होता है। इसी तरह से सेल्स साइज़ और शेप में भी वेरी करते हैं। इसके बाद प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेलिस। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऑर्गेनेलिस, कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनेली एब्सेंट होती है, और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनेली बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हमने पीछे देखा था रेड ब्लड सेल्स, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस क्यों नहीं होता? ताकि उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन रह सके। न्यूक्लियस ना होने की वजह क्या है? ताकि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन रह सके। इसके बाद कुछ सेल्स जो सेक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं, सेक्रीशन मतलब कोई चीज़ सेक्रीट करते हैं, उनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस ये दोनों ज़्यादा होते हैं। हमें पता है गोल्जी अपरेटस से गोल्जी वेसिकल्स बनती हैं, और वो गोल्जी वेसिकल्स उनका काम सेक्रीशन का भी होता है। गोल्जी वेसिकल्स के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें स्टोर होती हैं जिनको सेल बाहर ट्रांसपोर्ट करता है दूसरे सेल की तरफ या आउटर इन्वायरमेंट की तरफ। तो जिन सेल्स ने सेक्रीशन करनी होती है उनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस ज़्यादा होते हैं। इसके बाद प्लांट्स के अंदर अगर हम देखें तो कुछ सेल्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। लीव्स के अंदर जो सेल्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उनके अंदर एक ऑर्गेनेली होती है क्लोरोप्लास्ट, वो प्रेजेंट होती है। जबकि और डिफरेंट टाइप के सेल्स जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होते उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। तो इस तरह से कुछ ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर एब्सेंट हो सकती हैं, कुछ ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन। इसके बाद अगर हम एक ऑर्गेनिज़म की बॉडी देखें, एक ऑर्गेनिज़म के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो, या एक ऑर्गेनिज़म का जो प्रोसेस चलता है वो कब चलता है? जब उसके डिफरेंट सेल्स फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। यानी इंडिविजुअल सेल्स कंट्रीब्यूट इन द फंक्शनिंग ऑफ होल बॉडी। पूरी बॉडी का जो प्रोसेस है वो तब चलता है जब सारे सेल्स अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। या आप ऐसा कह सकते हैं एक ऑर्गेनिज़म के अंदर, एक ऑर्गेनिज़म का प्रोसेस चलाने के लिए सारे के सारे सेल्स इक्वली अपना रोल अदा करते हैं। हर एक सेल अपना कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। तो अभी हम कुछ सेल्स के फंक्शंस भी देख लेते हैं। ह्यूमन के अंदर कुछ सेल्स उनका फंक्शन देख लेते हैं। जैसे कि जो नर्व सेल्स होते हैं उनका काम होता है इम्पल्स को कंडक्ट करना। इम्पल्स बेसिकली मैसेज को कहते हैं हम, मैसेज को कंडक्ट करना फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स। जैसे कि मैं कहता हूँ स्किन से मैसेज को कहाँ तक लेके जाना? ब्रेन तक लेके जाना, और ब्रेन से इफेक्टर तक, किसी और ऑर्गन तक लेके जाना मैसेज को। ये कौन लेके जाते हैं? नर्व सेल लेके जाते हैं। तो इनका काम होता है इम्पल्सिस को, मैसेजेस को कंडक्ट करना टुवे और अवे फ्रॉम ब्रेन, टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम ब्रेन। इसके बाद जो मसल सेल्स होते हैं उनका काम क्या होता है? मसल सेल्स का काम होता है मूवमेंट में। मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इनका किरदार होता है मूवमेंट में।
इसके बाद जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनका काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में। इसके बाद जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनका काम होता है फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन एजेंट्स के अगेंस्ट फाइट करना। कोई भी बाहर से पैथोजन जो बॉडी के अंदर इंटर होता है, बैक्टीरिया, वायरसेस और डिफरेंट केमिकल्स, हमारे वाइट ब्लड सेल्स उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं। स्किन सेल्स एक फ़िज़िकल बैरियर के तौर पर एक्ट करता है। फ़िज़िकल बैरियर्स मतलब ये हमें आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है। आउटर एनवायरनमेंट के अंदर जो भी पैथोजन होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर क्यों नहीं इंटर हो सकते ड्यू टू दिस फिज़िकल बैरियर। ये स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं डिफरेंट स्टिमुलाई के लिए। डिफरेंट स्टिमुलाई किसी भी हम चेंज को कह रहे होते हैं, कोई भी इन्वायरमेंट के अंदर चेंज, जैसे टेम्परेचर, इसके बाद पेन, ठीक है, ये डिफरेंट स्टिमुलस हैं। तो इन स्टिमुलस के रिसेप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और ये फिर रिसेप्टर मैसेज को रिसीव करते हैं और न्यूरॉन्स के ज़रिए या नर्व के ज़रिए कहाँ पे भेजते हैं, ब्रेन की तरफ भेजते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर और वो डिफरेंट टाइप के सेल्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसके बाद जो बोन सेल्स होते हैं उनका काम होता है कैल्शियम वगैरह को डिपॉजिट करना अपने एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस के अंदर। बोन्स के अंदर बोन सेल्स होते हैं और वो बोन सेल्स क्या करते हैं, उनके अराउंड कुछ स्पेस होती है, उस स्पेस को हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। और उस एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अराउंड बोन सेल्स कैल्शियम वगैरह को स्टोर करते हैं ताकि बोन्स क्या हों, हार्ड हों, टफ़ हों, क्योंकि हमें पता है बोन्स का काम क्या होता है, सपोर्ट का। तो जितनी ज़्यादा वो हार्ड होंगी, टफ़ होंगी, वो उतनी ज़्यादा अच्छी सपोर्ट फ्राहम करती हैं। तो ये हमने देखा कि किस तरह से ऑर्गेनिज़म के जो सेल्स होते हैं वो किस तरह से उनका स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन एक दूसरे के साथ रिलेटेड होता है।